सो हाय गाइस, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 1 व्हिच कवर्स द यूनियन एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि पार्ट 1 कवर्स आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 और इस वीडियो में हम इन चारों आर्टिकल को बारीकी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला आर्टिकल है वो ये कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे ये यूनियन वर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये उसके सामने एक कन्फ्यूजन था कि हमारे जो देश का स्ट्रक्चर होगा वो एक फेडरल स्ट्रक्चर होगा, वो एक फेडरेशन की तरह होगा या फिर एक यूनियन की तरह होगा। तो फिर हमने फेडरेशन को कर दिया टाटा बाय बाय और यूनियन को अपना लिया। द वर्ड यूनियन वॉज प्रिफर्ड टू फेडरेशन बिकॉज यूनियन ऑफ स्टेट्स मीन यूनियन ऑफ इंडिया इज नॉट एन अग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक यूनियन क्या होता है और एक फेडरेशन क्या होता है। मान लीजिए कि 3 बिजनेसमैन हैं, 1, 2 एंड 3, तीनों अलग अलग हैं। कुछ टाइम बाद ये तीनों ने डिसाइड किया कि हम तीनों मिलके एक नई कंपनी बनाएंगे जिसका नाम होगा एक्स। अब क्या होगा, तीनों इसमें अपना पैसा लगाएंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली तीनों के बीच एक एग्रीमेंट होगा जिस एग्रीमेंट के तहत ये नई कंपनी खड़ी होगी। अब मान लीजिए 2 साल बाद नंबर 3 बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं निकलना चाहता हूँ। क्योंकि इन तीनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था तो इसके पास भी एक पावर होगा कि ये चाहे तो इस एग्रीमेंट से निकल सके। ऐसा होता है एक फेडरेशन का स्ट्रक्चर। अब ये रहा यूएसए का मैप। यहाँ पे आप अलग अलग स्टेट्स देख पा रहे होंगे, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, कैलिफोर्निया। अब ये मान के चलिए कि ये सारे स्टेट्स एक एक बिजनेसमैन है। तो ये सारे बिजनेसमैन एक जगह आए, उनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम यूनाइटेड होकर रहेंगे और ऐसे ही बना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए पहले से नहीं था। ये सारे स्टेट्स एक दूसरे के साथ एक एग्रीमेंट बनाए जिसके तहत यूएसए बना। क्योंकि ये एक एग्रीमेंट के तहत बना है इसीलिए यूएसए एक फेडरेशन है, यूनियन नहीं है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन फेडरेशन इज नॉट एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका ये सब मिलके इंडिया को नहीं बनाए हैं। इन सब में कोई एग्रीमेंट नहीं है। इंडिया पहले से ही था, उसके अंदर हमने स्टेट्स बनाए हैं। इसीलिए स्टेट्स के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो सके। जबकि यूएसए में हर एक स्टेट के पास ये पावर है कि अगर वो चाहे तो यूएसए से अलग हो सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक ही संविधान है जो कि पूरे देश में लागू होता है, जबकि यूएसए में हर एक स्टेट का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है, एक ही संविधान है जो कि पूरे देश में लागू होता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर एक जगह था जहाँ पे हमारा संविधान लागू नहीं होता था, उनका खुद का एक अलग संविधान था। लेकिन आर्टिकल 370 स्क्रैप होने के बाद हमारा संविधान पूरे देश में अब लागू होता है। तो आपको पता होगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ 2 तरह के स्टेट थे, एक था ब्रिटिश प्रोविंस, एक था प्रिंसली स्टेट। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद जब इंडिया 2 हिस्सों में बट गया, इंडिया और पाकिस्तान में, तो प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 ऑप्शन थे, या तो इंडिया ज्वाइन करे, या तो पाकिस्तान ज्वाइन करे, या फिर इंडिपेंडेंट रहे। तो जो 552 प्रिंसली स्टेट थे उनमें से 549 ने इंडिया ज्वाइन कर लिया। बचे 3, कौन कौन? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन हमने इन तीनों को भी अपने टेरिटरी में शामिल कर लिया। कैसे? हैदराबाद बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, जूनागढ़ बाय रेफरेंडम, जम्मू कश्मीर बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। तो अब आते हैं आर्टिकल 2 में, which relates to admission and establishment of new states that are not part of Union of India। आप यहाँ पे बलूचिस्तान का मैप देख रहे हैं। आप अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया है। बलूच नेशनलिस्ट मांग कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और उन्हें एक डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। तो मान लीजिए कल को इंडिया ये चाहेगा कि बलूचिस्तान हमारे यहाँ मिल जाए, बलूचिस्तान इंडिया का एक पार्ट हो जाए। तो वो किस आर्टिकल के तहत होगा? वो होगा आर्टिकल 2 के तहत।
फिर आते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 रिलेट्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 2 कहता है कि बाहर से अगर कोई स्टेट हम इंडिया में मिलाना चाहे तो हम वो कर सकते हैं आर्टिकल 2 के तहत। लेकिन आर्टिकल 3 ये कहता है कि इंडिया के अंदर अगर हम कोई नया स्टेट बनाना चाहें, कैसे, दो स्टेट को डिवाइड करके, एक स्टेट को डिवाइड करके या फिर दो स्टेट को मिला के, तो वो किस आर्टिकल के तहत होगा? वो होगा आर्टिकल 3 के तहत। सो जो पावर है न्यू स्टेट क्रिएट करने का, ये किसके पास है? ये है पार्लियामेंट के पास। अब जानते हैं ये किस प्रोसेस में होता है। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही ये बिल या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इट इन द पार्लियामेंट शैल रेफर इट टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ओपिनियन। टाइम लिमिट इज गिवन व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले इसके एक कॉपी स्टेट लेजिस्लेचर को भेज देते हैं ताकि उनकी ओपिनियन वो जान सके, और उनको ओपिनियन देने के लिए एक टाइम लिमिट भी दिया जाता है, जिस टाइम लिमिट को अगर प्रेसिडेंट चाहे तो बढ़ा सकते हैं। तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर विद इन दैट गिवन टाइम फेल्स टू एक्सप्रेस इट्स व्यू, देन इट इज डीम्ड दैट इट हैज एक्सप्रेस्ड इट्स व्यूज। तो अगर उस टाइम लिमिट में स्टेट लेजिस्लेचर अपना व्यू नहीं दे पाती है तो ये मान लिया जाता है कि उनकी तरफ से भी हाँ है, और अगर वो ओपिनियन दे भी देती है तो पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। और उस बिल में पार्लियामेंट में जितनी बार भी अमेंडमेंट होती है, हर बार उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में भेजना जरूरी नहीं है। द बिल इज पास्ड विथ सिंपल मेजोरिटी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, यानी कि ये जो बिल होगा इट्स नॉट एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है, और ये बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहा है। और यूनियन टेरिटरी के केस में स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू लेना जरूरी नहीं है। अब आते हैं आर्टिकल 4 पे, जो कि कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जितने भी चेंजेस होगी वो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि दीज लॉज कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। अब एक सवाल आता है कि आर्टिकल 2 कहता है कि हम कोई भी फॉरेन टेरिटरी को अक्वायर कर सकते हैं, और आर्टिकल 3 कहता है कि हम अपने स्टेट को डिवाइड कर सकते हैं या फिर दो स्टेट को मर्ज कर सकते हैं। क्या इन दोनों पावर में ये पावर भी आता है कि हम किसी भी इंडियन टेरिटरी को किसी भी फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं? क्या पार्लियामेंट के पास ये दो आर्टिकल के तहत ये पावर है? तो उसका आंसर होगा नहीं है। ये चीज कैसे किया जा सकता है? इट कैन ओनली बी डन बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कैन ओनली बी डन बाय एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और वो बिल स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। तो जिस टाइम पे हमारा संविधान बना उस टाइम पे हमारे देश में जितने भी स्टेट्स थे वो ऑलरेडी 4 पार्ट में बंट चुके थे। वो क्या क्या थे? पार्ट ए स्टेट एडमिनिस्टर्ड बाय इलेक्टेड गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्ट बी स्टेट एडमिनिस्टर्ड बाय राज प्रमुख एंड प्रिंस, पार्ट सी स्टेट्स एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ कमिश्नर, पार्ट डी स्टेट्स एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। उसके बाद धीरे धीरे लोगों के मन में एक भावना आई कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बननी चाहिए, और जैसे ये डिमांड बढ़ती गई गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एसके धर कमीशन को। कब? 1948 में, कि इस बात को चेक करे कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनानी चाहिए या नहीं। तो एसके धर कमीशन जो थी वो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाने के आइडिया को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, और उसने ये कहा कि स्टेट शुड बी फॉर्म्ड लुकिंग एट द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। इसके हिसाब से स्टेट्स बनानी चाहिए, ना कि लैंग्वेज के आधार पर। तो फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और देश के लोग इस बात को लेकर रिवोल्ट करने लगे कि लैंग्वेज के आधार पर ही स्टेट बनानी चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया और एक कमेटी जिसका नाम था जेबीपी कमेटी। इसके मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पटाभी सीतारामैया, और इन्होंने भी लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाने के आइडिया को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो एक रिवॉल्यूशनरी थे पोटी श्रीरामुलु। 58 डे हंगर स्ट्राइक के बाद उनका देहांत हो जाता है। फिर गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, व्हिच वाज आंध्र प्रदेश।
तो आंध्र प्रदेश क्रिएट होने के बाद बाकी स्टेट्स ये डिमांड करने लगे कि हमें भी लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाने का मौका दो। तो ये मैटर को री एग्जामिन करने के लिए गवर्नमेंट ने और एक कमेटी बनाई, फजल अली कमेटी, जिसने कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाने के आइडिया को ब्रॉडली एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इस कमेटी ने कुछ पॉइंट्स रखे जिसको स्टेट बनाने के टाइम कंसिडर किया जाएगा। और वो पॉइंट्स क्या थे? प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज ए होल। और ये कमेटी ने यह भी रेकमेंड किया कि जो 4-fold क्लासिफिकेशन था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, उसे भी अबोलिश किया जाए। और उसके बाद बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 4-fold classification was abolished and 14 states and 6 union territories were created on November 1, 1956। और उसके बाद भी हमने काफ़ी नए स्टेट्स बनाए हैं और ये रहे कुछ जो कि यूपीएससी और एसएससी काफ़ी बार पूछ चुके हैं। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 जो कि कवर करता है सिटीजनशिप। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टैप द बेल आइकन टू गेट टाइम टू टाइम अपडेट्स। जय हिंद दोस्तों।